वेलकम टू दिस सेशन एवरीवन। बस्तर में जो बदलाव की कहानी है वो सभी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरा भी अपना एक अनुभव रहा जब मैंने अप्रैल मई में तकरीबन एक हफ्ता बस्तर में बिताया और उसके बाद फिर एक महीने के बाद वहाँ 5 दिन रह के मैंने लौट करके वहाँ से 2 कवर स्टोरी लिखी, अपने अनुभव को लिखी, उस बदलाव को लिखी। क्योंकि जब हम लोग दिल्ली से देखते हैं, दिल्ली से सुनते हैं बस्तर के बारे में, तो दिल्ली की बस्तर की एक अलग छवि पेश की जाती रही है अभी तक। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव की बात हम लोग इस सेशन में करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी जी के साथ, जो कि ब्यूरोक्रेट के तौर पे भी छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक सर्व किए। उनका अपना एक अनुभव रहा, माओवादियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में उन्होंने काम किया और उन तक किस तरीके से पहुंचा जाए, इसके ऊपर उन्होंने लंबा काम किया। चौधरी सर, हम लोग जब विकास की बात करते हैं जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास है, अजोर विजन 2047 की चर्चा हम लोग करते हैं और उसको लेकर के छत्तीसगढ़ की एक अपनी कल्पना है कि छत्तीसगढ़ को 2047 में ऐसा बनाएंगे। उसमें जीएसडीपी 5 लाख करोड़ को 75 लाख करोड़ ले जाने की बात हम लोग कर रहे हैं। आप ब्यूरोक्रेट भी रहे, आप अब नेता भी हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी बैरियर रहती है किसी चीज़ को आगे ले जाने में, आप उसको भी समझते हैं और जो बाकी बैरियर रहते हैं आप उसको भी समझते हैं। तो ये जो अजोर विजन 2047 है, उसके तहत जो हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में सोच रहे हैं, कैसे संभव हो पाएगा? जी देखिए, जब पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी से कनेक्ट करके ही मैं छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी को देखता हूँ, और भारत के संदर्भ में जब हम भारत के संभावनाओं पे बात करते हैं, अमृतकाल में जिस संभावना का बहुत गहराई के साथ एहसास हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को कराया और विकसित भारत के स्वप्न को, विकसित भारत के लक्ष्य को उन्होंने एक जन आंदोलन बनाने का काम किया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं और पूरी देश और पूरी दुनिया मानती है, कि वो है यंग डेमोग्राफी। जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु 46 वर्ष है, अमेरिका, चाइना जैसे देशों की औसत आयु 40-42 वर्ष के आसपास पहुंच गई, हमारे भारत देश की औसत आयु 29 वर्ष है। ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है भारत का, वो सबसे बड़ा है। और उसी बुनियाद पे प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स, विजन, रोड मैप को एकदम क्लियर करते हुए एक विकसित भारत का स्वप्न अमृतकाल में देखा है। जब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, जैसे ही हमारी सरकार बनी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 साल पहले, तो इसके पहले 5 साल हम विपक्ष में थे और मोदी जी की रिफॉर्म एक्सप्रेस, मोदी जी की ग्रोथ एक्सप्रेस उसी तेजी से चलती जा रही थी। बतौर छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ के एक आदमी के रूप में हम लोगों को चिंता होती थी, सोच होती थी कि भाई देश तो इस तेज विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा? क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह का कुशासन था, जिस तरह का भ्रष्टाचार था, जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस था, डेवलपमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टी का, रूलिंग पार्टी का एजेंडा ही ना रहे तो किस तरह की स्थिति होगी, वो छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। जैसी हमारी सरकार बनी, हमने भारत की विकास यात्रा में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने के लिए, जैसे मोदी जी अमृतकाल में विकासशील भारत को विकसित भारत में ट्रांसफॉर्म करने के विजन के साथ काम कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने डेमोग्राफी की बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कही, उसी बात को मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूंगा। मैंने पूरे भारत के यंग डेमोग्राफी की बात कही। भारत देश की औसत आयु 29 वर्ष है, हमारे छत्तीसगढ़ की औसत आयु उससे भी कम 24 वर्ष है। तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड और ह्यूमन कैपिटल का जो एज है, वो हमारे पास भारत देश के नेशनल एवरेज से भी बेटर है। तो और उसके अलावा जो आप अभी देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज कि नक्सलिज्म, सशस्त्र नक्सलवाद को अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी तरह से 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का निर्णय लिया गया और उस दिशा में बहुत तेजी से अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे मोड़ पर, ऐसे टर्निंग पर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब नक्सलिज्म था तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, ये सब इस बात को अनुभव करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि कोई बॉम्बे जाए, दिल्ली जाए, कोई रायगढ़ का हो, कोई रायपुर का हो,
नक्सली क्षेत्र से कोई 700 किलोमीटर दूर रह रहा हो, कोई 600 किलोमीटर दूर रह रहा हो, पूरे छत्तीसगढ़ को उसी लेंस से देखा जाता था नक्सलिज्म के। उसके कारण उस बैकग्राउंड में टूरिज्म आना, उस बैकग्राउंड में इन्वेस्टमेंट आना पॉसिबल ही नहीं था। आज आपने प्रोग्राम का अभी मैं देख रहा था हेडिंग, शिफ्टिंग द लेंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लेंस शिफ्ट हो रहा है। वो एक पहले फियर के लेंस से, बैकवर्डनेस के लेंस से, इंटीरियर एरिया के लेंस से, लैंड लॉक एरिया के लेंस से हमको देखा जाता था। वो फियर नहीं, होप का लेंस है। यू आर राइटली मेंशन्ड कि ये जो लेंस है वो शिफ्ट हो रहा है। 25 साल में हमने बहुत बड़ी विकास यात्रा की है, लेकिन आने वाले 25 सालों में 2047 तक विजन जो हमने रोड मैप बनाया है, छत्तीसगढ़ अंजोर 2047, वो इससे भी कई गुना तेज रफ्तार वाली विकास के 25 वर्ष होंगे। सर, हमने देखा कि अगर हम लोग कुछ साल के अभी आंकड़े देखें तो जो सरेंडर पॉलिसी जो बनी और उसके तहत बहुत सारे सरेंडर हुए भी, और आंकड़े बताते हैं कि वो बड़ी संख्या है। ऑपरेशन के माध्यम से बहुत बड़े माओवादी मारे भी गए और मेजर सरेंडर्स भी हुए, जहां 2000, 3000 इस तरीके की संख्या में सरेंडर्स हुए हैं। लेकिन दूसरे तरफ सर, जब सरेंडर की बात होती है तो क्योंकि सरकार, जो सरेंडर माओवादी होते हैं उनको सरकारी नौकरी, कैश प्राइज भी देती है ताकि वो वापस से अपना जीवन सुचारू रूप से जी सकें। लेकिन सर, कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो कहता है कि ये इजी मनी, इजी जॉब की बात होती है। हम सभी जानते हैं कि आज युवाओं के लिए एक सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन होता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो कि माओवादी के तौर पे जीवन जी चुका है और सरेंडर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि ये एजेंडा भी हो सकता है कि क्योंकि एक तरफ सरकार ऑपरेशंस कर रही है तो मारे जा रहे हैं, तो क्यों ना अब सरेंडर कर दिया जाए, पैसा भी ले लिया जाए, नौकरी भी ले ली जाए। तो एक वर्ग है जो इसको लेके असंतुष्ट भी है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वो हमारे जो लोकल ट्राइबल भाई जो लोग थे, जो लोग नक्सली बन गए थे, कहीं ना कहीं हम आज़ादी के बाद के दशकों में जिस तरह का विकास, जिस तरह का अवेयरनेस, जिस तरह की एजुकेशन, जिस तरह का एक्सपोजर, जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करना था, उसमें आज़ादी के बाद के दशकों में हम फेल रहे। मैं किसी पर ब्लेम गेम पॉलिटिकली नहीं करना चाहता, बट इस चीज को स्वीकार किए बिना हम इस विकास यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो उसमें कहीं ना कहीं हम फेल रहे। बहुत सारे गांव हैं, मैं दंतेवाड़ा के दुरूह अंचलों में बतौर प्रशासक भी, कलेक्टर के रूप में भी काम किया, और बहुत गहराई के साथ पोटाली और रेवाली और नेहाड़ी, वो इन सब की जिंदगी को बहुत करीब से मैंने देखा है। तो उस समय जो लोग आकर के ब्रेन वॉश कर दिए, जो स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, और उसके कारण कोई अगर काडर बन गया तो सबको पहली चीज, आजकल जो अभी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, तो सरेंडर वर्ड से भी थोड़ा कई लोगों को आपत्ति रहती है। तो सरकार ने निर्णय किया कि इसको पुनर्वास बोलेंगे। हाँ। तो इसलिए मैं पुनर्वास शब्द का प्रयोग करूंगा। तो पुनर्वास, जो लोग थे, जो भटके हुए लोग थे, वो अगर समाज में मुख्य धारा में आ रहे हैं तो उनके पुनर्वास की चिंता करना भी एक सिस्टम के रूप में बड़े दिल से वो जिम्मेदारी बनती है। और सब लोगों को साथ लेकर के, आज देखिए, ठीक है, कुछ काडर होते हैं, कुछ बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव लोग उनके बीच भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको सही रास्ता दिखाकर पुनर्वास के रास्ते में लाकर अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ओवरऑल समाज की दृष्टि से, ओवरऑल प्रदेश की दृष्टि से, देश की दृष्टि से एक सकारात्मक कदम कहूंगा। और सरकार है, लोकतंत्र में इन सब लोगों को भी साथ लेना जरूरी है। एक कॉमन परसेप्शन बनता है कि जो माओवाद पनपा, उसके पीछे कहीं ना कहीं बस्तर हो या छत्तीसगढ़ में पिछड़ापन एक बहुत बड़ी वजह रही। आज जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, और डेवलपमेंट होगा क्योंकि नक्सल हटेंगे तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, तमाम चीज़ें होंगी, तो इसमें जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो ट्राइबल हैं, जो वनवासी हैं, उनके मूल को कैसे बचाया जाएगा? क्योंकि एक आरोप ये भी लगता है कि ये जो डेवलपमेंट होगा तो उसमें अंबानी आएंगे, अदानी आएंगे, और इसमें जो है मूल जो निवासी हैं वो छूट जाएंगे, उनका वो तब भी पिछड़े ही रहेंगे। तो उनके मूल को बचाते हुए, वनवासियों के मूल को बचाते हुए क्या डेवलपमेंट होगा सरकार का कि छत्तीसगढ़ की जो आत्मा है वो भी बची रहे और जो विकास का जो पैमाना है वो भी पूरा हो सके? देखिए, बस्तर में सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों ने चालू करी थी वहां के डेवलपमेंट की यात्रा में, उसमें सबसे बड़ी शिक्षा थी।
आपको पिछले एक दशक के बाद पहले के न्यूज रिपोर्ट्स को देखेंगे, 10 साल 15 साल पहले जब हम लोग वहां कलेक्टर हुआ करते थे, उस समय के न्यूज रिपोर्ट्स को भी देखेंगे तो सबसे बड़ा जो क्रक्स पॉइंट था वो एजुकेशन था। बिल्कुल। दंतेवाड़ा जिसको रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता था, उसको हमने एजू कॉरिडोर, एजुकेशन कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित करने का काम किया। एजुकेशन सिटी, आप कभी, मैं यहां पर जो बाहर से लोग आए हैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यू मस्ट विजिट दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में आप जाकर एजुकेशन सिटी को देखिए, वहां पे बहुत सारे बिल्डिंग्स आपको ऐसे दिखाई देंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस के कॉलेज के बिल्डिंग उतने अच्छे नहीं है, वो भी आपको दिखाई देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एजुकेशन वाइज, बच्चों का कमिटमेंट वाइज, सो मेनी थिंग्स। तो वहां पे जो दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल बने हैं, उतने अच्छे स्कूल दिल्ली में नहीं होंगे, मैं चैलेंज करता हूं। सक्षम जो वहां का प्रोजेक्ट है, तो वहां के हम एजुकेशन सिटी की बात करें, इट्स इन मोर देन 100 एकड़, 150 एकड़ एरिया में एजुकेशन सिटी बनी। केपीएमजी ने, दुनिया के एक बड़े रेटिंग एजेंसी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, 3-4 एजेंसी में अपने आप को क्लेम करते हैं भी आज के नॉर्म्स में, तो उन्होंने 2012 में दुनिया के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की सूची में दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी को शामिल किया था। चाहे एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, छूलो आसमान की बात करूं, लाइवलीहुड कॉलेज की बात करूं, पोटा केबिन प्रोजेक्ट्स की बात करूं, नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट की बात करूं, प्रयास विद्यालयों की बात करूं, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा ह्यूमन टच्ड वाले प्रोजेक्ट थे। दूसरी ओर जो वहां पे बड़ा काम किया गया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे किया गया है, ये मैं जरूर आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा। हम सब बात करते हैं कि सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मतलब इंडिया का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट मैप पे आता है टाइप का, कि पूरी स्टेट को ऑर्गेनिक किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बस्तर में 7 जिले हैं और 7 में से एक जिला है दंतेवाड़ा, और पूरा बस्तर तो हमारे केरल राज्य से बड़ा है, केरल राज्य से हमारा बस्तर एरिया बड़ा है, और बस्तर के 7 जिले में से एक जिला है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले के 70% एग्रीकल्चरल एरिया को ऑर्गेनिक सर्टिफाई किया गया है, और सिक्किम राज्य के पूरे ऑर्गेनिक एरिया से दंतेवाड़ा का जो 70% एग्रीकल्चरल एरिया जो ऑर्गेनिक सर्टिफाई हुआ है, वो सिक्किम के पूरे राज्य से ज्यादा है। तो कितनी बड़ी संभावना हमारे बस्तर में, इस चीज को आप रियलाइज करिए। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो ह्यूमन टच वाला है, उसमें एजुकेशन प्राथमिकता पे है, उस पे एक्सपोजर प्राथमिकता पे है। हम विजिटिंग टूर कराते हैं, वहां के बच्चों को दुनिया का एक्सपोजर कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर आधारित हैं। हम दंतेवाड़ा जैसे जगह में आज मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। तो इस तरह के हमारी सोच है, और इसको कितने सेंसिटिविटी के साथ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को हमने हैंडल किया, उसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पहले पढ़ाया जाता था आ का अनार, आ का आम, जैसे आप हम पढ़े हैं, तो उसमें आपको यह भी याद होगा कि जा का जहाज आता था। तो बस्तर के बच्चे को हम जा का जहाज हमको लगा पढ़ाना उसके साथ न्याय नहीं है। हमने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम में कई विसंगतियां हैं, जैसे ना का नल पढ़ाते थे। अच्छा, जीवन भर झरना के पानी पीने वाले बस्तर के हमारे भाई को हम ना का नल पढ़ाते थे। जीवन भर फॉरेस्ट में अपना जीवन यापन करने वाले हमारे बस्तर के भाई को गा का गमला पढ़ाते थे। तो हमने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया। वहां पर किस सेंसिटिविटी के साथ काम किया गया है वो मैं उदाहरण के तौर पर, एक छोटे उदाहरण के तौर पर रख रहा हूं। हमने पूरे अल्फाबेट को बदल दिया। आ का अर मतलब रास्ता, आ का आक, आक मतलब पत्ता, ई का इत्ता, इत्ता मतलब इमली, ई का ईरू, ईरू मतलब महुआ। उनके पूरे गोंडी हल्बी जो लोकल डायलेक्ट है उस पे इनिशियल लर्निंग हो, जो हमारी मोदी जी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है, उसके अकॉर्डिंगली हमने एजुकेशन मॉडल को ले जाने की कोशिश की। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम फोकस कर रहे हैं। पिछले साल हम होम स्टे पॉलिसी लेकर आए ताकि हमारे ट्राइबल भाइयों के कल्चर के साथ लोग टूरिज्म करें और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तो चाहे होम स्टे पॉलिसी हो, चाहे धुड़मा रास कांगेर वैली नेशनल पार्क में टूरिज्म की बात हो, चाहे वहां पे एजुकेशन का ग्रोथ हो, वहां पे स्किलिंग हो, ये सब कुछ उन आदिवासी भाइयों के ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट पर फोकस्ड है। हम उन्हें पहले एक मानव संसाधन के रूप में विकसित करना चाहते हैं। बाकी जो नैरेटिव दिग्भ्रमित करने के लिए, अनर्गल आरोप लगाने के लिए जो वर्ग लगाता है वो लगाता रहेगा। बस्तर के लिए हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आदरणीय अमित शाह जी का सोच, हम बस्तर के लोगों के लिए समर्पित भाव के साथ हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे कोई भी आरोप लगाता है। सर, आपने 2 महत्वपूर्ण बात की, एक ऑर्गेनिक की बात की, दूसरा एक अ आ इ ई कहते हुए
अब ई से इमली भी होता है। जो लोग जगरगुंडा को जानते हैं, जगरगुंडा कभी इमली के लिए ग्लोबल हब रहा है और अब वहाँ पे ऑलमोस्ट वो डिस्टर्ब है पिछले कई दशक से। उस इमली के मार्केट को, क्योंकि उससे इकोनॉमिक भी बहुत फायदा मिलता है, तो ई से इमली को वापस से जगरगुंडा में लाने के लिए और छत्तीसगढ़ के लाभ पहुंचाने के लिए इसको लेकर के क्या प्लान कर रही है सरकार? देखिए, पहले कोदो कुटकी जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो श्री अन्न है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न के रूप में स्थापित किया। पहले तो लोग उसको गरीबों का खाना समझते थे, लेकिन आज साइंटिफिक तौर पर ये प्रूफ हो चुका है कि ये हेल्थ के लिए कितने जरूरी और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो श्री अन्न है। तो इस तरह की चीज हुई, या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ये जो एमएफपी हम कहते हैं, लघु वनोपज, उन लघु वनोपजों का प्रोसेसिंग कैसे हो और उससे वैल्यू एडिशन कैसे हो, इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की जा रही है। आपने बात जगरगुंडा की कही, मैं जब दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र का कलेक्टर हुआ करता था तो साल में एक बार हमारी गाड़ी वहां पे जाती थी, 20-22 ट्रकों में आलू, प्याज, तेल, नमक ये सब भर करके जेसीबी और पोकलेन से रास्ता बनाते बनाते 2000 फोर्स को लगा करके वो कैंप के लिए खाना भेजा जाता था। कैंप मतलब फोर्स का ही कैंप नहीं, जनता भी वहां कैंप में रहती थी और ऐसे एक तरह से वो उनकी राजधानी बन गई थी। और तीनों तरफ से कनेक्टिविटी को, दंतेवाड़ा जिला तरफ से कोंडा सांवली, अरनपुर, समेली, पालनार वाले कनेक्टिविटी को, बीजापुर जिले तरफ से गंगालूर वाली कनेक्टिविटी को और सुकमा तरफ से दोरनापाल वाली कनेक्टिविटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। बट अभी पिछले साल की मैं बात बताना चाहूंगा कि मेरा उस समय मन होता था जब मैं कलेक्टर था कि यहाँ बाई रोड हम जा सकें, और जब मुझे जब रोड खुल गया तो मैं सीधा रायपुर से जगरगुंडा तक बाई रोड गया 500 किलोमीटर की जर्नी करके। और जिस बैंक ब्रांच, जैसे आपने कहा कि इमली का सबसे बड़ा मार्केट था, वो एक अच्छा एजुकेशनल सेंटर भी था, वो एक अच्छी आर्थिक राजधानी भी थी साउथ बस्तर की, तो वहां पर एक बैंक हुआ करता था, ग्रामीण बैंक, और उसको सन 2000 में, जिसको माओवादियों ने लूट लिया, सन 2000 में उस बैंक को लूटा गया था। और हमने इंडियन ओवरसीज बैंक को हमने कहा कि भाई वहां बैंक ब्रांच चालू करिए। मैं यहाँ थैंक्स भी करना चाहूंगा, उन्होंने वहां बैंक ब्रांच चालू किया और 24 साल बाद हम लोग उसी बिल्डिंग पर इंडियन ओवरसीज बैंक का बैंक ब्रांच चालू किए और रायपुर से बाई रोड जगरगुंडा जाकर के उसका उद्घाटन किए। ये शिफ्टिंग द लेन्स है। जो फियर था उसकी जगह होप ले रही है, जो आइसोलेशन था उसकी जगह सड़क ले रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी जगह लाइवलीहुड ले रही है। ये बदलता हुआ बस्तर है, ये बदलता हुआ छत्तीसगढ़ है। एक और हम बस्तर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक और हम आप नए रायपुर, नवा रायपुर में, हमारे ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी में हम बैठे हैं। या पिछले 2 सालों के प्रयासों से एआई डेटा सेंटर स्टार्ट हुआ है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की यूनिट स्टार्ट हुई है, यहां पर अभी नरसिंह मुंजी कॉलेज आने जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी आने जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी नीलेट आने जा रहा है, यहाँ पर एनएफएसयू आदरणीय अमित शाह जी के डिपार्टमेंट से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आने जा रहा है, श्री श्री रविशंकर जी का एक सेंटर स्टार्ट होने जा रहा है, बॉम्बे हॉस्पिटल आने जा रहा है। इस तरह के सैकड़ों काम इस कैपिटल रीजन में हो रहे हैं। तो एक हमने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इस एरिया को डिफाइन किया है, तो एक और बस्तर सरगुजा जैसे अंचलों का विकास, वहां सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति, और दूसरी ओर एक अर्बन ग्रोथ इकोनॉमिक हब के रूप में, एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में नवा रायपुर और एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन को स्थापित करना। और यहां से जो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो बूस्ट मिलेगा, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको दूर गांव में, दूर के गांव में, बस्तर में, सरगुजा में उसके लाभ को पहुंचाना, यही हमारा इकोनॉमिक मॉडल है। आपने इंडियन ओवरसीज बैंक की बात की और ऑर्गेनाइजर की टीम, यानी मैं खुद ही वहां गया था और मैं आपको बता दूं कि कैसे हालात बदल रहे हैं। वहां उस बैंक में 2 एम्प्लॉई है, दोनों ही आदिवासी लड़की है और वो 5 किलोमीटर साइकिल से आती है नौकरी करने के लिए। कितना बड़ा बदलाव है कि एक लड़की साइकिल से नौकरी करने आती है वहाँ पे। इससे उनके दिमाग में बिल्कुल भी भय नहीं है कि उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो नक्सलवाद किस तरीके से खत्म हो रहा है, कैसे लेंस शिफ्ट हो रहा है, ये हम खुद भी अनुभव कर रहे हैं और तमाम आप जगहों पे आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है। सर, हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन की बात करते हैं, एससीआर की बात करते हैं, उसके तहत कौन कौन से क्षेत्र लाने के प्लान हैं
और ये जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट की जो हम लोग बात करते हैं, ये जो बैलेंस डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो एससीजी में कैसे रखा जाएगा ध्यान में? सेकेंड पार्ट क्या बोले? मैं कह रहा हूँ जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माफी चाहूंगा मेरी आवाज खराब है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट, इस तीनों का जो एक अनुपात सही रहे, तो वो लोग जो हम लोग बैलेंस डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो SCR जो स्टेट कैपिटल रीजन, उसके तहत जो प्लानिंग चली, इसको कैसे बैलेंस रखा जाएगा? देखिए, SCR के पीछे जो हमारा इकोनॉमिक विजन है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में बिना इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के कोई भी इकोनॉमी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। आज की जो दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल है, उसे हम लाइक करें या डिसलाइक करें, इट मे बी अ डिफरेंट डिबेट कि ये डेवलपमेंट मॉडल सही है कि नहीं है, बट जिस डेवलपमेंट मॉडल पे हम चल रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर्स बहुत जरूरी हैं। जैसे न्यूयॉर्क का उदाहरण ले हम, न्यूयॉर्क की जो इकोनॉमी का साइज है, इस $2.5 ट्रिलियन। बिल्कुल। न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया का, अकेले एक शहर का मान लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया का इकोनॉमी का साइज $2.5 ट्रिलियन है। हमारे देश की इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे देश के अंदर भी हम उदाहरण दें कि बिना हैदराबाद के हम तेलंगाना के अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते, बिना बेंगलुरु के हम कर्नाटका के अर्थव्यवस्था की हम कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह का ग्रोथ इंजन हमारे छत्तीसगढ़ में कोई विशेष रूप से नहीं बन पाया था, इसलिए नवा रायपुर, रायपुर, बीरगांव, हमारा दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इस तरह के एरिया को जोड़ते हुए एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, रोजगार हब्स का निर्माण करना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ईज करना हो, आने वाले समय में रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना हो, या मेट्रो लाना हो, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हों, जो जॉब हब्स क्रिएट करने हो, उसमें एक इकोनॉमिक और इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी, तो उससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस सोच के साथ इस सारे रीजन को हम जोड़ते हुए एक SCR की परिकल्पना, जैसे NCR है, दिल्ली एंड सराउंडिंग नेशनल कैपिटल रीजन, वैसे ही हम SCR स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक्ट लाना था, हमने पिछले मानसून सत्र में एक्ट भी हम बना लिए, उसकी बॉडी के बारे में नोटिफिकेशन भी हो गया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन होंगे, वो मेरे अंतर्गत आने वाले हाउसिंग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत वो आता है, और हम बहुत तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। इससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पीड अप कर पाएंगे, और इससे जो रेवेन्यू क्रिएट होगा, उससे बस्तर, सरगुजा, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्रों का हम तेजी से विकास कर पाएंगे। हम लोग OP चौधरी सर से बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगला सेशन गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का है, लेकिन फिर भी एक अंतिम प्रश्न करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा टूरिज्म इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो लोग गोवा गए हैं, साउथ गोवा में एक दूध सागर वाटरफॉल है, वहाँ एक है और टूरिज्म कितना है। लेकिन यहाँ जब आप बस्तर घूमते हैं तो यहाँ दर्जनों की संख्या में वाटरफॉल्स हैं, लेकिन टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। उस पूरे सेक्टर को एक टूरिज्म हब बनाने के लिए सरकार क्या कुछ प्लान कर रही है? आप जो गोवा का एग्जाम्पल दिए, मेरे दिमाग में जब मैं पहली बार मसूरी गया था, वहां पे जब मैं केम्प्टी फॉल गया जी, और केम्प्टी फॉल की जो पतली सी धारा बह रही थी, उसे देखकर मुझे इतना ही इरिटेशन हुआ था। जैसे आपने गोवा की कहानी बताई, तो मुझे बड़ा इरिटेशन हुआ था कि भाई इसमें लोग, इतने सारे लोग कूदे पड़े हैं, हमारे यहाँ आएंगे तो इतने इससे 100 गुना अच्छे और बड़े हमारे पास झरने हैं। बिहार में कहते हैं पगला जाएंगे। हाँ, पगला जाएंगे, हम भी बोलते हैं। तो इस तरह का हमारे पास पोटेंशियल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि किसी का कोई अच्छा, मतलब टूरिज्म साइट की हम बात करें तो हर एक साइट अपने आप में टूरिज्म साइट है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है वहां पर। तो ऐसे सिनारियों में निश्चित रूप से वो जो शिफ्टिंग द लेंस वाली बात है, परसेप्शन बदलने वाली बात है, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। होम स्टे पॉलिसी, ताकि उनका कल्चर, उनकी प्रकृति, उनका नेचर, उनके महुआ, उनके इमली भी उसी तरह से सुरक्षित रहें। उसके साथ होम स्टे पॉलिसी पर काम करते हुए हम लोग अभी पूरे टूरिज्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक परसेप्शन वाली बात है, एक इकोसिस्टम बनने पर यहाँ पर जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो गोवा और मसूरी से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ इस सत्र का समापन करेंगे, और आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग बाहर जो वॉल्स बने हुए हैं, फोटो वॉल्स, वहाँ आप फोटो देखिए, आपको पता चलेगा छत्तीसगढ़ कैसे बदल रहा है। और वो फोटो जो है ऑर्गेनाइजर की टीम ने ली है। आप लोग छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं जो यहाँ आते हैं, वो बस्तर रीजन घूमें, आपको एक अलग खूबसूरती दिखेगी जो कि
बहुत ही कम राज्यों में भारत के वो दिखती है। ओपी चौधरी सर, अपना समय, क्योंकि गृह मंत्री जी यहीं पे, आप लोग भी काफी व्यस्त रहे हैं, फिर भी ऑर्गेनाइजर को समय देने के लिए आपको, पूरी ऑर्गेनाइजर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर की टीम को, आप सबको, पूरे ऑर्गेनाइजर परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों छत्तीसगढ़ में आ करके शिफ्टिंग द लेंस, एक्चुअल में जब आप जैसे लोग आएंगे मोबिलिटी बढ़ेगी और वास्तव में छत्तीसगढ़ की कितनी संभावना है उसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग पहुंचाएंगे तो सही मायनों में हमारे वो परसेप्शन चेंज करना और लेंस को शिफ्ट करना संभव हो पाएगा। इसके लिए आपके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।